आपके साथ मैं हूं अनामिका जय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। हरियाणा में निकाय चुनाव का भी बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा के इस सेमीफाइनल में बाजी मारने के लिए जी जान से जुट गई हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जेजेपी के अलावा विपक्षी दल भी हरियाणा में छोटी सरकार बनाने की जुगत लगा रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस रण को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश में अचानक राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो चली हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, जेजेपी हो या इनेलो या आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, सभी अपनी राजनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। चुनाव को लेकर मुद्दे क्या होंगे, तैयारी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट से पूरी राजनीतिक समीकरणों को आप समझ लीजिए। हरियाणा में निकाय चुनाव और राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश में अचानक राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, जेजेपी हो या लोकदल या आम आदमी पार्टी हो, सभी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। नेताओं की मंत्रणा जारी है, बैठकों का दौर जारी है। आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा के विधायकों और सांसदों से मुलाकात की। इस बीच कांग्रेस के नेता कुलदीप शर्मा सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे। वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने मुलाकात और प्रवक्ताओं की लिस्ट पर सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा, ये आप खुद सुनिए। सर, क्या राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में भी कोई बातचीत हुई है? कोई राजनीतिक बात नहीं, सिर्फ उनसे हमारी आई वांटेड टू पे माय रिगार्ड्स टू हर बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई वाज। उसको लेकर क्या कहेंगे सर? प्रवक्ताओं की लिस्ट थी, उस पर अभी चर्चा हो रही है, बात हो रही है और सब ठीक हो जाएगा। सर, पहला बड़ा फैसला था उदयभान जी का, उस पर ही जो है रोक लग गई। नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई आपस में बातचीत करके सब ठीक हो जाएगा। वहीं उन्होंने अरविंद शर्मा पर हुए विवाद पर भी अपनी बात रखी और इसे भाजपा की अंदरूनी कलह का मामला बताया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक उन्हीं की पार्टी के इतने वरिष्ठ सांसद ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया है और ब्राह्मण्स की बात को उठाया है और सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, तो ये निश्चित रूप से इस पर चर्चा हो। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा के इस सेमीफाइनल में बाजी मारने के लिए जी जान से जुट गई हैं। सत्ताधारी पार्टी भाजपा जजपा के अलावा विपक्षी दल भी हरियाणा में छोटी सरकार बनाने की जुगत लगा रहे हैं, तो वहीं निकाय के इस रण को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा भाजपा के नेताओं के साथ बैठक की, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने फरीदाबाद के नए कार्यालय अटल कमल का उद्घाटन किया। तो कल कांग्रेस ने भी दिल्ली में बैठक बुलाई है। इस सबके बीच अभय चौटाला के पास भी नेताओं की हलचल बढ़ने लगी है और आम आदमी पार्टी भी अपनी सियासी समीकरणों को अभी से फिट करने में लग गई है। इन सब राजनीतिक हलचलों के बीच कांग्रेस को गुटबाजी और अंदरूनी कलह पर घेरने वाली भाजपा भी अब अपने ही सांसद अरविंद शर्मा के विवादित बयानों पर डिफेंसिव नजर आ रही है। चुनाव से ठीक पहले ये सब रस्साकसी मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक प्रपंच कहें या फिर पार्टी की अंदरूनी कलह, जनता इन सब घटनाओं का बहीखाता बखूबी तैयार कर रही है और समय आने पर पूरा हिसाब भी चुकता किया जाएगा। मगर इन सब के दौरान देखना यह होगा कि राज्यसभा की 2 सीटों पर कैसे फील्डिंग लगनी अब शुरू होती है। निकाय चुनाव पर पार्टियां किस तरह मुद्दों को लेकर जनता तक पहुंचती है। भाजपा क्या शहरी निकायों में अपनी जमीर को बचा पाएगी? क्या कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदयभान कार्यकर्ताओं में जोश को फिर से भर पाएंगे? क्या जजपा सरकार के मुद्दों को लेकर ही जनता के पास जाएगी या फिर पार्टी का भी कोई अपना मुद्दा होगा? और क्या आम आदमी पार्टी भी कुछ कर दिखाने में कामयाब होगी या हरियाणा की जनता अपने और पुराने साथियों के साथ जाने का रुझान दिखाएगी? इन सब मुद्दों के जवाब अभी केवल सवाल ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
मौसम चुनाव का राज्यसभा के लिए अलग तरीके की फील्डिंग देखने को मिल रही है और छोटी सरकार बनाए जाने को लेकर अलग तरीके की फील्डिंग सेट होते हुए दिख रही है। सभी अपने अपने हिसाब से फील्ड सेट कर रहे हैं। विधानसभा के टिकट के तौर पर इन चुनावों को देखा जाता है कि इसमें जिसने बाजी मार ली उसे विधानसभा में भी ज्यादा बल मिलेगा, ऐसा विश्लेषण आता रहा है। निकाय में पार्टियों के मुद्दे क्या होंगे, आज इस पर भी हम बात करेंगे। चुनावी शोर में कौन पकड़ेगा जोर, किसने कितनी जोर आजमाइश अभी तक की है और उसे क्या फायदा मिल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। राज्यसभा के लिए मोर्चाबंदी पर भी हम इस पूरा प्राइम टाइम डिबेट में विस्तार पूर्वक बात करेंगे और निकाय में पार्टियों के मुद्दे क्या होंगे, लोगों के जनमानस के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को किस तरह से उठाया जाएगा और उन्हें लेकर उनके बीच में पहुंचा जाएगा। चुनावी मौसम में जो मुद्दों को लेकर नेताओं का कैंपेनिंग है, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। पक्ष के साथ हम विपक्ष का भी यहाँ पर जिक्र रखेंगे, चूंकि मुख्य विपक्षी दल जो है कांग्रेस, वो लगातार विपक्ष आपके समक्ष के जरिए लोगों के बीच में पहुंच रहा है। ये किस तरह से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और क्या वाकई लोगों के बीच नेता उनके मन तक, उनके समस्याओं को समझने और उनको दूर करने की गहराइयों तक पहुंच पा रहे हैं क्या, इस पर बात करेंगे। निकाय चुनाव में शहर की सरकार किसकी होगी, छोटी सरकार कौन बनाएगा, विधानसभा के लिए टिकट माने जाने वाले इस चुनाव में कौन कमाल करके दिखाएगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। किसकी कितनी तैयारी है, इस पर हम बात करेंगे और राज्यसभा के लिए मोर्चाबंदी जो शुरू हुई है इस पर भी हम बात करेंगे। आया मौसम चुनाव का कितनी तैयारी है किसकी, जानने के लिए रुख करेंगे हमारे पैनल की ओर। एक साथ सभी मेहमानों को दिखा रहे, एक एक करके मिलवा देते हैं। केसी भाटिया साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है सर आपका। सत्यव्रत शास्त्री जी है, प्रवक्ता बीजेपी, शास्त्री जी आपका एक बार फिर स्वागत है। ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, सिंह साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है। राजकुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, सिंह साहब मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। एक एक करके सभी के पास आ जाऊंगी। शास्त्री जी शुरुआत आपसे, निकाय चुनाव में किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं सर, क्योंकि उन तमाम मुद्दों पर काम आपको करना ही था। देखिए, हम सबका साथ सबका विकास और सरकार आपके द्वार, सरकार ने जन समस्याओं को निपटाने के लिए जिस प्रकार से एक लंबी लाइनें और एक जिसकी सरकार उसके काम, ये थ्योरी चलती थी, लेकिन इस बात को पिछले 7 साल में हरियाणा की भाजपा सरकार ने लोगों के घर पर जो सुविधाएं देने का काम किया है और जिस प्रकार से विकास का ढांचा खड़ा करने का काम किया है, वो मुद्दे हमारे हैं। और उन मुद्दों के अंदर हम कहीं पक्षपात के रूप में, कहीं जाति के रूप में, क्षेत्र के रूप में, ये तमाम प्रकार के जो राजनीतिक एजेंडे 14 से पहले होते थे, उन सबको भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार ने इनको सबको दूर किया है। चाहे बिजली का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, क्षेत्रवाद का मुद्दा हो, और कई जगह विकास भी केवल और केवल उन लोगों का होता था जिनकी सरकारें होती थी या जहां का मुख्यमंत्री होता था। वो ये मानते थे जहां का मुख्यमंत्री वहां का विकास। लेकिन पहली बार हरियाणा की इस सरकार ने, मनोहर सरकार ने, ये सबके लिए मनोहर है, सबके लिए खुश करने वाली है, सबका समान विकास का अवसर जो दिया है, ये हमारे मुद्दे हैं। और मुद्दे नहीं है, हमने करके दिखाया। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। इस थ्योरी के आधार पर हमने हरियाणा का विकास किया है, विदेशी निवेश को लुभाया है, जो शहरीकरण के आसपास कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे चुनावी समर में, आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे कि अगर हम मेरिट से पास हुए हो तो आप हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। जी, वो तो आशीर्वाद तो उनका हमसे हमारे पास है ही। अच्छा। क्योंकि सामने हमारे पास जो लोग हैं वो देखे वाले, सुने समझे लोग हैं, जिन किसी के थाली में कहीं कोई दिखाई देता नहीं कुछ रखा। इसलिए जनता को तो केवल भाजपा पर विश्वास है, क्योंकि किसी की टीम बननी है, किसी की टीम बनते बनते बिगड़ रही है, किसी की टीम थी जो है नहीं, तो अब और बाकी कहाँ है।
बाकी कहीं नहीं है। जनता भी समझती है और हम भी अपनी जिम्मेवारी को ठीक है सर, कैसी भाटिया? पहले पार्टियां 50% पर काम करती थी, 45% पर काम करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 100% पर काम करती है। भाटिया बोले सबका साथ सबका विकास, ठीक, ये इस नारा जो दिया है उसके आधार पर संगठन बन रहा है, किसी का बनकर बिगड़ रहा है, चुनावी समर में वो भी ये नहीं कह सकता कि अपनी है, पर्सनैलिटी की आगे आसार भी नहीं दिख रहे हैं। सुना आपने? अभी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के प्रधान जी बने, कैसी भाटिया बोल रहे हैं सर? सुनिए, आवाज उठा दीजिए जरा, भाटिया साहब की आवाज बहुत धीमे आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, हमारे नवनिर्वाचित प्रधान जी उदय भान जी, उन्होंने अपना ग्राउंड वर्क शुरू किया है। जल्दी ही हम संगठन को बनाएंगे और जितने बाकी संगठन, मेन प्रदेश के संगठन के अलावा बाकी जितने हमारे सेल हैं, जितने हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सारी की सारी गठित होंगी। बहुत जल्दी हम ये करने जा रहे हैं। संगठन तो बनाएंगे सर, लेकिन इसी बीच निकाय चुनाव भी तो साधना है ना, कितनी तैयारी है? निकाय चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है। हमारे पास मुद्दे बहुत हैं सरकार के खिलाफ। वो तो कह रहे हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, वो तो कह रहे हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, हमने सारा काम कर दिया है। जी, अभी शास्त्री जी जो वो भाषण दे रहे थे, कोई वो खाली विकास की बात वो करते हैं कि हमने विकास किया, ये नहीं बताएंगे क्या विकास किया, खाली यही बोलेंगे कि हमने विकास किया है। किस फील्ड में इन्होंने विकास किया है, इनसे पूछ लीजिए। और लोग जो इनसे सवाल करेंगे चुनाव के दौरान, उनके लिए इनको तैयार रहना चाहिए। बहुत मुद्दे हैं लोगों के पास, बहुत मुद्दे हैं विपक्षी दलों के पास। जैसे कि आप देख लीजिए, बिजली का क्या हाल रहा पिछले दिनों में, पानी का क्या हाल रहा, पिछले साफ सफाई का क्या हाल है, वो तो वहाँ के लोग जो वोटर हैं शहरों के, वो बताएंगे। जब ये उनके सामने जाएंगे वोट मांगने के लिए, इनको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। ये तो कांग्रेस की बात बताने के लिए आए हैं ना जी। आप कांग्रेस की बात पूछो, मुद्दों की मत पूछो। देखिए, कांग्रेस की बात नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि 8 साल हो गए आपकी सरकार को, जवाबदेही आपकी है, कांग्रेस की जवाबदेही नहीं है। हम आपसे पूछेंगे, जनता आपसे पूछेगी कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। जी हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, जनता के लिए भी संतुष्ट करेंगे। लोग खून के आंसू रो रहे हैं और आप भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे वास्तव में। आप हर बात को कांग्रेस पे ब्लेम मत कीजिए। कांग्रेस 8 साल पहले थी। ओंकार सिंह, 8 साल का हम कांग्रेस को ब्लेम कर ही नहीं रहे। कांग्रेस अब ऐसी स्थिति में है ही नहीं कि उसको ब्लेम किया जाए या उसके बारे में चर्चा की जाए। इन्हें को बोलने दीजिए, मैं आ रही हूँ। सिंह साहब बोलिए। अनामिका जी, ये छोटी सरकार के चुनाव है, आप मुद्दों की बात कर रहे हो। मुद्दे भी 3 तरह के हैं, एक प्रदेश स्तर के मुद्दे, दूसरे हल्का स्तर के मुद्दे, तीसरे वार्ड स्तर के मुद्दे। प्रदेश स्तर में सरकार बुरी तरह से गिरी पड़ी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक मामले में, बेरोजगारी मामले में ये नंबर 1 हो चुके हैं इंडिया में। और जहां तक हल्का स्तर की बात करते हैं, प्रत्येक हल्के के मुद्दे अलग अलग होते हैं। अंबाला के मुद्दे अलग हैं, यमुनानगर के अलग हैं, कुरुक्षेत्र के अलग हैं। और ये चुनाव छोटा चुनाव है, छोटी सरकार का चुनाव है। यह मुद्दे वार्ड स्तर के हैं और हल्के स्तर के, दोनों काम करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, आज प्रदेश की जनता, इन्होंने एक नया कंसेप्ट लेके आए, परिवार पहचान पत्र। कार्ड, कितनी तरह के पासपोर्ट, कितनी पड़ी हुई है। इन्होंने एक नया शोषा कर दिया, परिवार पहचान पत्र। चलो अच्छी बात है, परिवार पहचान पत्र बनाइए। उसकी खामियां गिनाऊंगा मैं आपको 1-2। इसमें कुछ चीजें परिवार पहचान पत्र में एडिट ही नहीं हो पा रही। एक पूरे परिवार की फैमिली आईडी, उसमें परिवार के सभी सदस्य शेड्यूल कास्ट हैं। एक सदस्य जर्नल दिखा दिया गया। उसके लिए मैं खुद डीसी से, एडीसी से, सिटी मजिस्ट्रेट से, डीआईओ से सबसे बात कर ली। वो कह रहे ये एससी को जर्नल या जर्नल को एससी करने का ऑप्शन ही नहीं है। अभी पिछले सप्ताह में हमारे यहाँ गृह मंत्री अनिल विज ने एक दरबार लगाया था। इनके राज में दरबार लगते हैं। मेरे भाई कह रहे थे ना कि सरकार आपके द्वार इनेलो लगाती थी। ये तो राजा महाराजा हैं, ये दरबार लगाते हैं। अनिल विज के दरबार में एक महिला आई, उसने बोला देखो मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ, लेकिन 8 महीने से मुझे पेंशन नहीं मिल रही क्योंकि परिवार पहचान पत्र में मुझे मृत डिक्लेयर कर दिया गया है। ये मुद्दे हैं। टैक्स का मुद्दा है,
नगर परिषद का पोर्टल पिछले 2 महीने से बंद पड़ा हुआ, 2 महीने से। अंबाला छावनी की बात कर रहा हूं मैं, जहां गृह मंत्री रहते हैं। एनडीसी का पोर्टल पिछले म्यूटेशन करवाने के लिए 3-3, 4-4 साल जनता को धक्के खाने पड़ रहे हैं। और रजिस्ट्री की तो बात ही ना समझो, कहने को तो ऑनलाइन व्यवस्था कर दी इन्होंने, लेकिन सर्वर बंद है, नेट है ही नहीं। जनता जाती है तो लाइन में लगती है आधार कार्ड ठीक करवाने के लिए। अगर आप लाइन देख लोगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। आज इन्होंने एक नया रूल बना दिया। आज तहसील में मैं गया, शाम को 5 बजते ही सर्वर बंद हो गया। जो रजिस्ट्री 5 बजे तक फीड हो चुकी थी, उस रजिस्ट्री की फोटो नहीं खींच पाई। और जो लेडी थी वो फरीदाबाद से आ रखी थी, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई आज अंबाला छावनी में। सेकंड, जिस व्यक्ति के पास 200 गज का प्लाट है, इन्होंने पोर्टल ऐसा बना दिया 200 गज का प्लाट 100 गज का डिवाइड नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ने 200 गज जमीन खरीदी, उसको अपनी बीमारी, बच्चे की शादी या कोई और प्रोग्राम के लिए 50 गज बेचनी है, वो कहां जाए? ये अधिकार हमें संविधान में दिया है। आर्टिकल 300A में हमें संविधान कहता है हम कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इन्होंने हमारे संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार सब छीन लिए हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। और मैं बताना चाहूंगा, जैसे तोते को रटाया जाता है ना, तोते को बोलो राम बोलता राम, बोलो राम बोलता राम। ये जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आते ही क्या बात करते हैं? सबका साथ, सबका विकास। हमने बहुत विकास कर दिया। और ये मेरे भाई तो विदेशी निवेश की बात कर रहे थे। इनसे मैं पूछना चाहूंगा, पिछले 8 साल में आपने समझौता हुआ है हरियाणा का, बहुत अच्छी बात है, MOU साइन हुआ है, उसके लिए मात्र 2100 कुछ करोड़ रुपए आए हैं पिछले 8 साल में। मेरे भाई को मिर्चें बहुत लग रही होंगी, अपनी बारी में जरूर बताना कि कितने यहाँ पे निवेश आए हैं। राजकुमार ये सिंह के स्थानीय पास निकाय के चुनाव, कर लीजिए। जनता के चुनाव में आप तो कह रहे थे कि सारा काम कर दिया, लेकिन ओंकार छोटी- सिंह गिनवाते छोटी हुए कह रहे थे सरकार- आपको मिर्ची लग रही होगी। मिर्ची लगी क्या? इतने सारे मुद्दे छोड़ दिए आपने शास्त्री जी। अनामिका जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, रुक जाइए जल्दी अनामिका जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। कीजिए जल्दी खत्म कीजिए। आ रही शास्त्री जी, 1 मिनट और रुक जाइए। अनामिका जी, किसी को आधार कार्ड ठीक करवाना पड़ता है, जाके देख लीजिए कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। और इन्होंने परिवार पहचान पत्र बना के पेंशन, जो बुढ़ापा पेंशन, सम्मान पेंशन चौधरी देवीलाल ने लगाई थी, उस वक्त कोई आय का क्राइटेरिया नहीं था। नहीं सर, नहीं मैडम, मैंने बोला जो क्राइटेरिया आमदन, इन्होंने आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र के बेस पर इन्होंने पेंशन बंद कर दी। जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 2 लाख से ऊपर इन्होंने एक साथ बोल रहे हैं, इनको एक बात का बोलने के बाद उत्तर चाहिए, लेकिन ये बैठते हैं केवल अपना मेरी बात पूरी होने दी शास्त्री जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये पूरा मेरी बात पूरी होने दीजिए। और इन पर कैमरा डालो, जो उस पेपर को बोल रहे हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं होती। इनको अपनी भाषा का, उम्र का, अपने पद की कोई गरिमा नहीं है। अनामिका जी, अंबाला छावनी में जैसे अंबाला छावनी में 115 करोड़ रुपए का बनाया गया है। मैं तो इसके पास करोड़ रुपए का घोटाला है। शास्त्री जी रुक जाइए, मुद्दे एक बार सुन लीजिए। आपने कहा सारे मुद्दों पर काम हो गया है, वो बहुत सारे मुद्दे गिना रहे हैं, आप एक बार सुन लीजिए, ओंकार सिंह जल्दी खत्म क्या बात कीजिए। करें इनसे? शास्त्री जी प्लीज सर, मैं आ रही। ओंकार सिंह जल्दी खत्म कीजिए। इनका भाषा ठीक नहीं, इनको बोलने का तरीका नहीं। किसको बोल रहे हैं? अंबाला छावनी में क्या बोल रहे हैं? 115 करोड़ रुपए का स्टेडियम बनाया गया है। किस भाषा पर आपको आपत्ति है सर? घोटाला सर इन्होंने ऐसी कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया, आपको आपत्ति है? ये 2 अन्य के आदमी को बैठा दिया अपने यहाँ बुला कर। नहीं, आपको किस भाषा पे आपत्ति है सर? हम पे रहने दीजिए, हमने किन्हें बुलाया है, नहीं बुलाया है, क्यों आप आपत्ति तो बताइए। मैं सुनिए, आप आपत्ति बताइए ना। अनामिका जी, इन्होंने कैसे कह दिया मिर्ची लगी है? क्या शब्द होता है? खराब कर रहे हैं। ये मिर्ची लगना क्या शब्द होता है? नहीं, मिर्ची लगना वो एक मुहावरे के तौर पर बोला उन्होंने, आपको कोई अपशब्द नहीं बोला। जवाब दे दीजिए। ओंकार सिंह ऐसे नहीं चलता, आप रुक जाइए। आप रिपीट करने लग गए थे, मैंने 3 बार आपको मौका दिया। शास्त्री जी इन मुद्दों पर बात कर लीजिए। हाँ शास्त्री जी, ये जो मुद्दे गिना रहे हैं सर, आप कह रहे थे हमने तो सारा काम कर दिया। अलग से क्यों हटके बोले ये? मैं बोला बीच में? नहीं, मैं बीच में बोला क्या? इन्होंने बदतमीजी से क्या से बात की?
सर मिर्ची लगना मुहावरे के तौर पर यूज किया उन्होंने, अपशब्द नहीं कहा। अगर कहा होता मैं तुरंत टोक देती सर। मुझे पढ़ाएंगे क्या मुहावरा? मैं टोक देती सर, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है सर। मैं संस्कृत का, हिंदी का, साहित्य का विद्वान हूँ, मुझे पढ़ाएंगे आप? सर मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे। ओंकार सिंह ऐसे नहीं होता है सिंह साहब, आप रुकिए ना, आप रुकिए, आप जवाब लीजिए। आपने बहुत सारे प्रश्न छोड़ दिए, आप रुकिए। ऐसे नहीं होता है कि आप दो लोग बोलते रहेंगे। राजकुमार सिंह ने अभी तक उनके पास में प्रतिक्रिया लेने भी नहीं पहुंची, ऐसा नहीं होता है। मैं उनसे पहले गई हूँ अगर शास्त्री जी के पास, तो आप सुनिए उनको। इसको डिबेट करना नहीं आया आपको सरकार से जवाब चाहिए नहीं चाहिए? आपने सवाल उठा दिए, जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए। ओंकार सिंह प्लीज बीच में मत बोलिएगा, प्लीज मत बोलिएगा। ठीक है शास्त्री जी। जी 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 देखिए, पहले तो आप यहाँ बैठने वालों की भाषा का पर नियंत्रण रखो। यदि कोई भी आदमी आपत्तिजनक, सभी मर्यादित बोले, सभी मर्यादित बोले, आप सभी मर्यादित बोले। ठीक है सर, तो मैंने बोलना पड़ा उसका। ठीक है सर, आगे आप मुद्दों पे आ जाइए सर। आप मेरे से पहले, मैंने इनकी इज्जत करते हुए मैंने चुप रहा। आप क्या पूछना चाहते हैं आप बोलिए। इनकी इन्होंने जो मुद्दे गिनाए कि आप कह रहे हैं, उन्होंने, आपने कहा था विदेशी निवेश का जिक्र किया। ये कोई मुद्दे नहीं है, न इनको सभ्यता, न कोई शालीनता, न कोई ये प्रवक्ता, न कोई ये पार्टी, न कोई ये ढंग। आप मुझे पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। विदेशी निवेश को लेकर इनेलो का ये सवाल है। की पार्टी जुम्मे दो आदमी इनके आगे पीछे हैं, क्या प्रश्न पूछेंगे, क्या बताएंगे? ये बोलने की सभ्यता नहीं। अरे जुम्मे तुम्हारे भी दो शास्त्री जी, अगर किसी की पार्टी नहीं भी है तो भी आप ही हमारी सरकार है, वो पूछ सकते हैं सर, वो सवाल पूछ सकते हैं। व्यक्ति के सवालों का कोई जवाब नहीं देना। 8 साल में कितना विदेशी निवेश आया, ये सवाल था इनका। 33,000 करोड़ रुपए के मैं आपको कागज दे सकता हूँ। 33,000 करोड़ के तो केवल कोरोना काल के अंदर एमओयू हुए हैं, जिसमें 18,000 का अभी मारुति का निवेश आया है, और ये केवल आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर ये एमओयू साइन हो रहे, जो धरातल पर दिखाई दे। 33,000 करोड़ के कागज में बता सकता हूँ। राजकुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ सर। थोड़ा सा माहौल यहाँ पर ऐसे हो गया मिर्ची वाली बात पर। खैर, मैं वापस आ जाती हूँ, डिबेट को हेल्दी रखते हैं। और फिर एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी थोड़ा हम आराम से भी बात कर सकते हैं, मर्यादित बोलिए प्लीज। चुनावी शोर में किसको जोर पकड़ता हुआ राजकुमार सिंह आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो चुनाव हैं, ऐसे वक्त होने वाले हैं जब मौजूदा सरकार का आधा कार्यकाल पूरा होने को है। तो सरकार के लिए भी अपने कामकाज के आकलन का मौका है, और जनता के लिए भी ये मौका है कि सरकार के कामकाज पर अपनी टिप्पणी दे, अपनी प्रक्रिया दे। लेकिन दो तरह के चुनाव हैं, जैसा आपने खुद कहा पहले, राज्यसभा के चुनाव होने हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सस्पेंस की गुंजाइश है। तो विधायकों की संख्या के आधार पर वो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो एक एक सीट तो बीजेपी और कांग्रेस की निकलना तय सीट है। रोटेट का चक्कर वो किसके खाते में जाएगी, वो मुझे लगता है भाजपा जसपा जो गठबंधन है। बहुत अच्छा फ्रेम बना हुआ है आपका, आपकी आवाज ऑन एयर आ रही है, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आप पहले सुनिए जरा, विश्लेषण है, विश्लेषकों को आप नहीं सुनेंगे कैसे करेंगे? मुझे चैनल का कैमरा दिखाई दे रहा है खाली, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, आप दिख रहे हैं ऑन एयर, सब ठीक है एकदम। ठीक है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहे हैं। आप सुनिए जरा, विश्लेषण सुनिए। राजकुमार जी कंप्लीट करें। हाँ, तो कांग्रेस और बीजेपी की एक एक सीट मिलना तो तय है। तीसरी जो राज्यसभा की सीट होगी, वो भाजपा जसपा गठबंधन अगर ऐसी रणनीति बना सकता है कि कुछ निर्दलीय विधायकों को अपने साथ ले ले, या कांग्रेस में जिस तरह इस समय हम देख रहे हैं बार बार असंतोष मुखर हो रहा है, अगर कांग्रेस के जो विभिन्न धड़े हैं उनके नेताओं से संबद्ध असंतुष्ट विधायक को क्रॉस वोटिंग के लिए प्रेरित हो सकते हैं, तो तीसरी सीट जीतने की कोशिश बीजेपी की जरूर रहेगी। अब आते हैं निकाय चुनावों पर। निकाय चुनाव लगभग 1 या सवा साल के अंतराल से हो रहे हैं, और ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बीच में रहा। हालांकि इसकी मूल में कहीं राजनीति नहीं थी। सरकार ने कुछ अमेंडमेंट किए, संविधान संशोधन किए चुनावों से संबंधित, जिसको लेकर के कुछ लोग हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट की सुनवाई के चलते चुनाव डिले होते गए। अब हाई कोर्ट ने क्लियरेंस दिया है तो चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इन चुनावों में जो जनता से सीधे जुड़े मुद्दे होते हैं, और जैसा कि 1-2 प्रवक्ता ने कहा भी कि बिल्कुल स्थानीय मुद्दे होंगे,
तो इसमें आम आदमी क्या महसूस करता है सरकार के कामकाज के प्रति, अपनी समस्याओं के प्रति, सरकार का जो रवैया है उसके प्रति, और सरकार और नागरिकों के बीच संवाद की जो स्थिति है उसको लेकर के वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत छोटे चुनाव है, छोटी सरकार के चुनाव है, तो यहाँ जो वोट बैंक होगा, चाहे वार्ड स्तर की बात कर लें वैसे कर लें, मतदाता संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए हार जीत का अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। और इसलिए जो उम्मीदवार चुनेंगे विभिन्न राजनीतिक दल, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अभी तक राजनीतिक दलों ने साफ नहीं किया है कि वो सिंबल पर लड़ेंगे। हमने इरादा जरूर जताया, संकेत दिया है सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन औपचारिक रूप से किसी ने घोषणा नहीं की। पहली बात, अगर सिंबल पर लड़ रहे हैं वो देखना होगा। दूसरी बात, भाजपा और जसपा गठबंधन पिछले लगभग 2.5 साल से राज्य में सत्तारूढ़ है, क्या ये निकाय चुनाव गठबंधन के तौर पर लड़ेंगे दोनों दल या अलग अलग लड़ेंगे, ये देखना होगा। तीसरा, कांग्रेस में नए प्रकार की ताजपोशी अभी इसी महीने हुई है, हालांकि उस ताजपोशी के बावजूद गुटबाजी लगातार मुखर हो रही है। चंडीगढ़ से दिल्ली तक हम देख रहे हैं। उदय भान जो नए अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रवक्ताओं की सूची जारी की और उनके पहले ही फैसले पर आला कमान की तरफ से वीटो लग गया। कुल मिला के गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। तो वो गुटबाजी जो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, उसकी स्थानीय निकाय में चुनावी संभावनाओं पर क्या असर डालेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प हुआ, क्योंकि कांग्रेस में 5-6 गुट हैं और हर नेता का कम से कम अपने जिले में या आसपास के जिले में असर है। लेकिन उदय भान जी के आ जाने के बाद, हालांकि पहले भी कभी बहुत मुखर तौर पर कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया कि हमारे धड़े अलग अलग है, 5-6 गुट हैं। अलग बात है कि वो दिखता रहा है वक्त वक्त पर, लेकिन उदय भान जी के आ जाने के बाद लगातार उदय भान जी भी ये कह रहे हैं कि अब कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद मनभेद नहीं, हम एक है। तो आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा निकाय चुनाव में, राजकुमार जी? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस की गुटबाजी ऐसे ही जारी रही जैसी हम देख रहे हैं, 4 मई को जब ताजपोशी हुई उदय भान की, तो हुड्डा गुट के अलावा जितने बड़े नेता हैं उनमें से कोई मौजूद नहीं था। अभी प्रवक्ताओं की सूची जारी हुई, आला कमान ने उसको वीटो कर दिया। इसके बीच में भी विभिन्न गुटों के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया आती रही है। उस दिन बिश्नोई मुख्यमंत्री से मिल चुकी है, उसके बाद से अटकलें लगाई जा रही है कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो गुटबाजी में साफ नजर आ रही है। पार्टी स्वीकार करे न करे वो पार्टी का अपना मसला है, लेकिन कुछ चीजें छुपाई नहीं सकती है। और अगर ये गुटबाजी बरकरार रहती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को ग्रहण लगेगा। और क्योंकि विधानसभा के कार्यकाल के लगभग मध्य में चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनावों का परिणाम कहीं न कहीं राज्य के राजनीतिक माहौल पर असर डालेगा, और जब माहौल प्रभावित होगा तो आने वाला मूड भी प्रभावित होगा। तीसरी बात यह है, जैसे इनेलो है, छोटी पार्टी है, लेकिन क्योंकि छोटे चुनाव है तो इनेलो का भी कई क्षेत्रों में छोटी छोटी पॉकेट्स में अपना असर है, तो उसका चुनावी प्रभाव भी कहीं न कहीं जो अंतिम राजनीतिक परिणाम आएगा, चुनावी परिणाम आएगा, उस पर असर डालेगा। चौथा, आम आदमी पार्टी की हम लोग बात करते हैं, पंजाब में जिस तरह की सफलता उसको मिली, लगभग 3/4 सीटें उसने जीती विधानसभा की, ये साधारण जनादेश नहीं है। उसके चलते उसका उत्साह भी बुलंद है। वो बुलंद उत्साह स्थानीय निकाय चुनावों में जरूर कहीं न कहीं दिखेगा, लेकिन संगठन नहीं है। तो बिना संगठन के खाली उत्साह के बल पर आम आदमी पार्टी जब चुनाव में जाएगी तो मतदाताओं का कितना विश्वास उसको मिलेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। कैसी भाटिया जी, कमोबेश ऐसे ही हालात हैं या आपसे तो तुलना ना ही किया जाए, क्योंकि उनके लिए पहली बार होगा, आपका संगठन भले ना हो, मुख्य विपक्षी दल है यहाँ के। जी देखिए, मैं राजकुमार जी की बात सुन रहा था बड़े ध्यान से। इन्होंने 1-2 बातें जो कही हैं, एक तो ये कहा इन्होंने कि पार्टी में गुटबाजी है। पार्टी हमारी नेशनल पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, गुटबाजी आप नहीं कह सकते इसको, मतभेद कुछ लोगों का हो जाता है, लेकिन वो जब चुनाव आता है सबसे बड़ी पार्टी बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे नई पार्टी है। हो सकता है राजकुमार जी इसलिए भी बोल रहे हो कि उदय भान जी के आने के बाद भी उनकी पहली गेंद नो बॉल हो गई। सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो प्रवक्ताओं की जो लिस्ट की बात कर रहे हैं, वो मैं भी उनमें से एक हूँ। देखिए, मेरा तो खाली नो बॉल कहा, आपने सीधे सब कैच कर लिया। हाँ
नहीं, सीधे कैच करने वाली बात है। जब आप लिस्ट को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, देखिए जो हमारे जो प्रभारी हैं बंसल साहब, उन्होंने खाली एक बात उन्होंने कही थी कि भाई ये लिस्ट जो बना रहे हो आप मुझे दिखा देना। वो टेक्निकली किसी वजह से रह गया कि भाई वो कम्युनिकेशन गैप रह गया। बनाना शुरू किया है, अभी से आप लोग टेक्निकली इतना फॉल्ट करेंगे तो निकाय चुनाव कैसे साधेंगे? देखिए टेक्निकल फॉल्ट तो कहीं भी आ सकता है। मैं भी टेक्निकल फॉल्ट में बैठा हूँ। मैं आपको अभी बताया कि कैमरा देख पा रहा हूँ मैं। तो वो ऐसे टेक्निकल फॉल्ट उसमें सिस्टम में हो जाया करते हैं, तो वो जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। प्रवक्ताओं में मैं भी एक हूँ, चाहे हम प्रवक्ता हों चाहे ना हूँ। हाँ। मैं इतना पार्टी का 1976 से मैं पार्टी का मेंबर हूँ। हाँ। यूथ कांग्रेस का मैं ऑफिस बेयर रहा हूँ और बहुत से पदों पे मैं रहा हूँ। जहाँ ये प्रवक्ताओं की लिस्ट में हमारा नाम ना हो तब भी हमें चैनल्स वाले हमें याद कर लेते हैं। पुराने कांग्रेस की वजह से हमें बुला लेते हैं कई बार चैनल्स पे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे निकाय चुनाव के बारे में सवाल भी पूछते हैं और साथ में मैं राज्यसभा की मोर्चाबंदी पर भी चाहती हूँ कि कुछ बोल दीजिए आप, तो मैं आगे बढ़ूँ शास्त्री जी की तरफ। देखिए राज्यसभा की जहाँ तक बात है, अभी मीटिंग हो रही है, इतना मैं जल्दी में कुछ नहीं कह सकता। जो मिलेगा मैं जरूर बताऊंगा। बहुत नपातुला बोल रहे हैं केसी भाटिया, मजा नहीं आ रहा डिबेट करने में। या तो आप बिना तैयारी के बैठे हैं, बहुत मजबूर लग रहे हैं। अभी इट इज टू अर्ली, अभी मीटिंग वगैरह हो रही है। इट इज टू अर्ली क्या सर? आधा घंटा हो गया डिबेट को, आधा घंटा हो गया, 35 मिनट हो गया, आधा घंटा से भी ज्यादा हो गया। आप बड़ा नपातुला बोल रहे हैं, ऐसे कैसे मजा आएगा सर डिबेट में? देखिए 2-3 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। आप मेरे मुंह से वो वैसे नहीं कहलवा सकते। अरे मैं कहाँ कहलवा रही हूँ सर, मैं तो कह ही नहीं रही कि आप ये बोलिए वो बोलिए, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, जवाब नहीं दे रहे, बार बाईपास पर ले जा रहे हैं। जो हमें पार्टी फीडबैक देगी जरूर बताएंगे। सिंबल पे लड़ने वाली बात भी आपको 2 दिन में 3 दिन में पता लग जाएगा। और राज्यसभा की क्या स्थिति आज ये कह रहे हैं, परसों आप लोग डिबेट में मेरे से ये बोलकर गए कि सिंबल पर ही लड़ेंगे, विधिवत रूप से अनाउंसमेंट अभी नहीं किया है। अब आप पहली वाली लाइन को भी डिलीट करवा रहे हैं। नहीं, अभी जो फैसला, फाइनल फैसला जो है हम बताएंगे जरूर आपको। निकाय चुनाव में बीजेपी को हराएंगे? बिल्कुल हराएंगे, पूरी तैयारी से हराएंगे। और हराने का आधार क्या होगा? हमारे पास मुद्दे बहुत हैं। हमने जनता के बीच में जाके आप बताइए हराने का आधार क्या होगा? हमारे नेताओं ने जनता के बीच जाके विपक्ष आपके द्वार में, हमारे जो विपक्ष आपके समक्ष, हमारे विपक्ष आपके समक्ष वाली जो है, तो उसमें हर शहर में, हर कस्बे में जाके हमारे नेताओं ने लोगों की समस्याओं को बोला ना, अनिल विज का दरबार, वो जनता दरबार का नाम होता है, विज का दरबार नहीं जनता दरबार तो सरकार तो मुझे भी लगा आप भी शायद विपक्ष आपके द्वार कह रहे हैं। ठीक है शास्त्री जी, में तो हमें लोगों ने जो समस्याएं बताई है, हम चुनाव में सब लोगों को बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ सत्रवा शास्त्री जी, आप कह रहे समस्याएं है ही नहीं, तो कौन लोग हैं जो समस्याएं बता रहे हैं? और क्या वाकई ये आप सोच रहे हैं शास्त्री जी कि लोग ये मान लेंगे, पचा लेंगे कि समस्याएं नहीं है? क्या सच में आप लोगों ने समस्याओं को शून्य कर दिया है? देखिए, एक व्यवहारिक धरातल के ऊपर जब तक मनुष्य है, उसकी अपनी आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति का प्रयास, ये सतत चलने वाली चीजें हैं। उसके अंदर कोई आदमी ये कहेगा कि आज के बाद कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, तो ऐसा कोई व्यक्ति कहे या ऐसा कोई दल कहे तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सातत्य परंपरा में ये रहता है कि जिस दिन जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो हो जाती है, तो इसका मतलब काम चल रहा है। और काम चल रहा है वो एक काम चलाऊ नहीं। हम यदि आज हरियाणा के रोड्स की बात करेंगे कि नेशनल हाईवे की कितनी रफ्तार से, किस स्पीड से, किस स्थिति के हैं, तो एक अपने आप में अजूबा दिखाई देगा। आप जब नेशनल हाईवे पर चलेंगे तो आपको हवाई जहाज का सफर का अनुभव होगा। मैं नारनौल में रहता हूं और नारनौल में कांग्रेस के समय रोड ऐसे थे, जब हरियाणा रोडवेज ने चलना बंद कर दिया था, लिख कर दे दिया था कि इस रोड पर नहीं चल सकते। आज उस इलाके में 10 लाइन हाईवे है, जब हवा की तरह बात करती हैं गाड़ियां। आप देखिए, इस महेंद्रगढ़ जिले की मैं बता रहा हूं कि इस 50-55 साल के कार्यकाल में एक महेंद्रगढ़ जिले के अनामिका जी कहीं रॉकेट में ना बिठा देना इनको। आज ओंकार सिंह जी, मुझे क्या करना है क्या नहीं मुझे पता है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ, आपको भी प्रॉपर वक्त मिलेगा। हाँ,
शास्त्री जी सड़क में हवाई जहाज की बात कर रहे हैं। नहीं रुक जाइए शास्त्री जी रुक जाइए प्लीज। ओंकार सिंह जी रुक जाइए, बात को बंद कर दो आप। हाँ रुक जाइए सिंह साहब, ऐसे नहीं शास्त्री जी कंप्लीट करें। ये व्यक्ति जो है ये राजनीति का भी नहीं, राजनीति पर धब्बा है ये व्यक्ति। आप अपनी बात पूरी कीजिए। बोलने की तमीज नहीं, करा दिया, शांत करा दिया, आप अपनी बात पूरी विषय रखने की तमीज नहीं। आप इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमने आराम से प्लीज आप लोग ऐसे मत कीजिए, दर्शकों को समझ में आने वाली बात कीजिए। इसके आधार पर ओंकार सिंह जी रुक जाइए, बोलना भी सिखा सकते हैं हम। रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए, शास्त्री जी बोलना सीखिए। नगर पालिका के नगर अध्यक्ष और जो बदतमीजी ना कीजिए, मैं नहीं कहूं तुम्हारा। और इस सारे सिस्टम में जो भ्रष्टाचार बदतमीज किस्म के लोग हैं, जो मोल भाव चलता ओंकार सिंह जी प्लीज सर। भारतीय जनता पार्टी ने सीधा चुनाव करके इस भ्रष्टाचार को एक योग्य, इन्होंने कैसे बोला? मैंने शांत कराया सर, मैंने शांत कराया, मुद्दे पर भी आ गए, आप लगातार बोल रहे हैं। आप दोनों को मैंने शांत होने के लिए बोला। हमें गंदा नहीं लगता, इन्होंने कैसे बोल दिया मेरे को? सर मैंने करा दिया चुप, आराम कीजिए ना सर एक सेकेंड रुक जाइए, मैंने चुप कराया, मैंने टोका है बीच में, या तो आप संचालन कर लीजिए, करने दीजिए। मैंने टोका है ओंकार सिंह, मैंने टोका है, वो शांत भी हो गए, वो मुद्दे पर भी आ गए। आप सुनिए, मैं आज में बैठे पता नहीं क्या समझने लग गया अपने आप को। प्लीज किसी को एक दूसरे को यहाँ पर आप लोग बदतमीज कहने आए हैं क्या? वाकई आप लोग एक दूसरे को बदतमीज कह के निकाय चुनाव साधेंगे क्या? आप लोग प्लीज मर्यादित बोलिए, मैं बार रिक्वेस्ट करूँ पैनल से मर्यादित बोलिए। ओंकार सिंह जी शुरुआत किसने की? अनामिका जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बर्दाश्त करेंगे प्लीज। हाँ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे, कोई भी ना करे। सर बात खत्म हो गई थी, बात खत्म हो गई थी बात। अब आप आगे मुद्दों पे बढ़िए प्लीज, डिबेट को आगे बढ़ाइए प्लीज सर, रिक्वेस्ट करूँ डिबेट को आगे बढ़ाइए। हाँ मैं कह रहा था कि हमने स्थानीय निकायों के चुनाव में जो भ्रष्टाचार था, चुनावी भ्रष्टाचार था, उसको रोकने का काम किया। आज जो साधारण मतदाता जिस प्रकार का वोट डालेगा अध्यक्ष के लिए, प्रधान के लिए, वो उसी को वोट जाएगा। ये खरीद फरोख्त का जो सिस्टम चलता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक अमेंडमेंट करके इसको दूर कर दिया। इसलिए आज जिसको चाहेंगे उसको वो अपना प्रधान बनाएंगे, जिसके आधार पर स्थानीय जो छोटी सरकार है वो काम करेंगी। सर अभी फाइनल नहीं किया है कांग्रेस ने, अब मेरा एक सवाल ले लीजिए। हाँ कांग्रेस ने फाइनल नहीं किया है कि हम सिंबल पर लड़ेंगे कि नहीं। अगर वो सिंबल पर लड़ती है तो किसी तरह का कोई चुनौती आप महसूस करते हैं? एक सवाल एक और साथ में पूछ लेती हूँ, कितना और वक्त लगेगा आप लोगों को यह तय करने में कि आप गठबंधन में लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे? इन दोनों सवालों का शास्त्री जी जवाब दे दीजिए। देखिए हमारी पार्टी की ओर से नगर निगम और नगर परिषद, ये पहले से परंपरा है कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। नगर पालिकाओं को पिछली बार भी हमने रोका था और इस बार एक कमेटी बनी है कि नगर पालिकाओं तक हमें सिंबल पर लड़ना है कि नहीं लड़ना। हमारा निर्णय जो है वो तात्कालिक नहीं होता और परिस्थिति जन्य कारणों से नहीं होता। ऊपर से जो तय होता है पहले से तय है, नगर निगम नगर परिषद ये चुनाव सिंबल पर होंगे। नगर पालिकाओं के लिए अभी तक कोई पॉलिसी बनी नहीं है पार्टी की, लेकिन इसके लिए इसी चुनाव में एक कमेटी का गठन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है। वो 27 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और चुनाव समिति की 28 तारीख को बैठक है। उस दिन इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो है गठबंधन के बारे में आपने पूछा, गठबंधन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आज जजपा की अपनी एक बैठक थी, 28 की हमारी अपनी एक बैठक है, क्योंकि हमारा जो अलायंस है वो प्री पोल नहीं था, आफ्टर पोल था। इसलिए हम सबको दोनों को अंडरस्टैंडिंग में एक बार बैठना है कि हम चाहते हैं कि मिलकर लड़े या अलग अलग लड़े। दोनों पक्षों में दोनों तरह के मत हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 28 तारीख की हमारी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि चुनाव इकट्ठा होगा, अगर ऐसा हुआ, या अलग अलग होगा। अगर हाईकमान का ये फैसला हुआ की चुनौतीपूर्ण स्थिति के लिए कि जिस प्रकार से एक मजबूत गठबंधन चल रहा है उसमें हमें अलग अलग लड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आधार के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो निर्णय जो है वो दोनों पार्टी के हाँ, तो ये भी हो सकता है कि आप अकेले भी लड़े, ये भी हो सकता है कि गठबंधन में भी लड़े। अभी फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन अगर अकेले लड़ने वाला फैसला आता है कि बीजेपी अकेले लड़ेगी, गठबंधन में नहीं लड़ेगी, तो इससे गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा क्या? क्योंकि जेजेपी चाह रही है, वो पैनल में यहाँ पर आप भी मौजूद रहे हैं, कई बार वो बोल चुकी है कि हम गठबंधन में लड़ेंगे। देखिए मैं कह रहा हूं कि गठबंधन में लड़े या न लड़े, लेकिन
हरियाणा सरकार के गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं पड़ेगा, ठीक वो है। कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस एक के लिए छोटा सा दोनों में सवाल लड़ और सकते हैं पूछा था मैंने। और वो संगठन में भी लड़ सकते हैं, वो कोई विषय नहीं है। अच्छा है सर, ना पड़े तो ज्यादा जी। अच्छा है। एक छोटा सा सवाल और पूछा था, अगर कांग्रेस सिंबल पर लड़ती है निकाय चुनाव, कोई फर्क पड़ेगा आप लोगों को? नहीं, हमारे लिए कांग्रेस है, कांग्रेसी है। वो सिंबल पर आए स्वागत है, वो बिना सिंबल आए स्वागत है। जनता ने उनको आईना दिखा रखा है, उनके नेता एक दूसरे को आईना दिखा देते हैं। और अभी जुम्मे में 2 महीने पूरा भी नहीं हुआ है अध्यक्ष का, उसके पहले निर्णय के ऊपर जो है वीटो हो गया। अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोग अपना प्रदेश अध्यक्ष बनकर चेहरा चला रहे हैं। तो परिणाम पार्टी के आधार पर नहीं आ सकता। परिणाम जो यदि इनका कोई व्यक्ति होगा, परिणाम काम के आधार पर ही आना चाहिए। आपने जहाँ किया होगा आपको भी वहाँ पर सराहना मिलेगी, नहीं किया होगा तो आपको भी लोग टाटा बाय बाय कहेंगे। ओंकार सिंह जी, आप अपनी तैयारियों का भी अब जरा पर यहाँ पर जिक्र कर दीजिए। अनामिका जी, ये चुनाव जो है स्थानीय निकाय चुनाव, ये स्थानीय मुद्दों के साथ है। हमारी तैयारी स्थानीय लेवल पर बहुत अच्छी है। और स्थानीय मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो मैं एक हाउस टैक्स की बात करता हूं जो प्रत्येक व्यक्ति को देना पड़ता है। चौटाला सरकार के समय 100 गज के मकान पर हाउस टैक्स माफ था। आज इन्होंने हाउस टैक्स का नाम बदलकर प्रॉपर्टी टैक्स रख दिया है। मतलब पहले सिर्फ मकान पर टैक्स लगता था, खाली प्लाट पर टैक्स नहीं लगता था। आज इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लग दिया और 2 गज की प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लग रहा है। और अनामिका जी, मैं बताना चाहूंगा पिछले साल में इन्होंने इसी 30 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनाई है, जिनमें से 30 लाख प्रॉपर्टी आईडी पुरानी है, 10 लाख प्रॉपर्टी आईडी नहीं है। और मजे की बात है अनामिका जी, ध्यान से सुनना, इन्होंने पिछली 30 लाख प्रॉपर्टी आईडी का भी नंबर बदल दिया है। आज मेरा नाम ओंकार सिंह है, कल को मेरा नाम सुरजीत सिंह रख देंगे क्या? ये इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी बदल कर रख दिया है। और ये 40 लाख प्रॉपर्टी आईडी में मेरा दावा है अधिकतर प्रॉपर्टी आईडियां गलत हैं। क्यों? क्योंकि वो राजस्थान की कंपनी को ठेका दिया गया था, उसको हरियाणा और अंबाला के बारे में कोई मालूम नहीं है। आप सवाल और ये प्रॉपर्टी आईडियां लोग ठीक करवाने के लिए आप सवाल पूछिए। अच्छा, मैं हैरान हूँ राजकुमार जी, ठीक करवाने के लिए आपके पास आ नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको कोट कर रही हूँ राजकुमार जी। हैरान हूँ, महंगाई और बेरोजगारी पर अभी तक न केसी भाटिया बोले न ओंकार सिंह जी बोले। ये तो शास्त्री जी के लिए इजी कर दिया इन्होंने डिबेट। शास्त्री जी जवाब को बोलने दोगे तभी बात बनेगी ना। हाँ नहीं सर, अनामिका जी अब तो मैंने टोक दिया था, बोलेंगे ही। आप भूल गए 45 मिनट की डिबेट हो गई है सर, 5 मिनट बाद तो कमांड आने लगेगा वाइंड अप का। अनामिका जी, अभी मैं प्रॉपर्टी आईडी के बराबर, अनामिका जी प्रॉपर्टी आईडी का बता रहा था, आपने उसी टाइम टोक दिया। मेरे को एक टॉपिक तो पूरा कर लीजिए। जो सर, अब आप बोल देंगे, मुझे पता है, बोल देंगे। 30 लाख प्रॉपर्टी आईडी चल रहे हैं, पार्टी के आधार पर इनकी कोई लाइन नहीं है। ये यदि कोई उदाहरण दे रहे हैं तो अनामिका जी, ये क्या बात है? मेरे को 2 मिनट चाहिए। नहीं सिंह साहब को कम वक्त मिला, प्लीज सर, प्लीज रुक किया जाएगा, रुक जाइए। तो इनके व्यवहार के आधार पर होगा। ओंकार सिंह बात इनके कंप्लीट पास करें। हरियाणा लेवल का बोलिए ओंकार सिंह जी, बोलिए इनका केवल अपना व्यक्तिगत मुद्दा है और उसी को लेकर ये डिबेट के लिए आते हैं। मैंने आज तक शास्त्री जी किसी दूसरे स्थान का उदाहरण देते नहीं देखा। रुक जाइए माननीय, रुक जाइए। हाँ सिंह साहब बोलिए सर, बोलिए। अनामिका जी, हाँ जी, लाल डोरे को खत्म करके इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी दे दी। ठीक है, लाल डोरे को खत्म करके रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं। लाल डोरे वालों को पता लगेगा, जब लाल डोरे में प्रॉपर्टी आईडी लगी तो उस पर टैक्स भी लगेगा। इन्होंने एग्रीकल्चर जमीन के ऊपर 3% स्टाम्प ड्यूटी थी लेडीज के लिए, 5% थी जेंट्स के लिए, इन्होंने बढ़ाकर 5% और 7% कर दी। और एक नया नियम निकाला इन्होंने, मेरी एग्रीकल्चर लैंड है मेरी माता जी के नाम पे, 2 एकड़ से कम है, वहाँ पे 5 किलोवाट का ट्यूबवेल लगा हुआ है और उस एरिया में हमारी 4 एकड़ टोटल जमीन है। इन्होंने 2016 में बिना मुझे इन्फॉर्मेशन दिए उसको एनडीएस में कर दिया। कह रहे थे हमारा कानून आ गया है, 2 एकड़ से कम अगर जमीन होगी तो एनडीएस ट्यूबवेल हो जाएगा। अनामिका जी, छोटे छोटे मुद्दे हजार हैं। और जहां तक आप बात करना भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार अगर किसी ने देखना हो तो किसी भी नगर पालिका में चले जाओ, किसी तहसील में चले जाओ। ये तो कहते भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार आज जितना है उतना कभी भी नहीं हुआ। और जहां तक बेरोजगारी की बात है, मैं अपने भाई से पूछना चाहूंगा, बहुत उछलते हैं ये बता दें पिछले 8 साल में
कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी नौकरियां सरकारी दी और कितने निजी उद्योगों को स्थापित किया। आज उद्योगों की स्थिति ऐसी है कोरोना काल के बाद, नोटबंदी, कोरोना काल और जीएसटी ने उद्योगों को एनपीए कर दिया है। लोन का ब्याज नहीं दिया जा रहा व्यापारियों से, लेकिन लोग बोल नहीं रहे, क्योंकि जो बोलता है उसके ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया जाता है। राज्यसभा के चुनावी मोर्चाबंदी पर भी बोल दीजिए ओंकार सिंह, इनका कोई समाधान नहीं मिला। राज्यसभा के लिए मोर्चाबंदी पर भी आप कोई प्रतिक्रिया देंगे क्या? राज्यसभा चुनाव भी होने हैं ना। देखिए, राज्यसभा की मोर्चाबंदी पर प्रतिक्रिया देने का हमारा इस वक्त समय नहीं है। हमारे एक विधायक है, लेकिन हम एक फकर से कहते हैं वो एक विधायक 90 विधायकों में से अकेला ऐसा है जो 99 पर भारी है। एक विधायक हमारे जो सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता की प्रत्येक समस्या को उठाता है। हमें फकर आवे चौटाला के ऊपर। ठीक है, हमारा एक है, लेकिन एक भी शेर के बराबर है। शास्त्री जी जवाब दीजिए, फिर राजकुमार जी आ रही हूँ। हाँ, देखिए मैंने अनामिका जी, मैंने पहले भी कहा, ओंकार सिंह जी के पास अपने अलावा हरियाणा लेवल की, विधानसभा लेवल की भी कोई ग्रीवेंसेज नहीं है। और यदि इन ग्रीवेंसेज के बारे में ये अपने को सारा हरियाणा मानते हैं, इससे ज्यादा कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि एक प्रवक्ता जो है वो केवल मेरे कुआ, मेरा टैक्स, मेरा लेकर बैठता है। इसका मतलब आप सोचिए वो किस स्तर का व्यक्ति है और किस स्तर की डिबेट कर रहा है। आप पॉलिसी पर बात कीजिए, आप किसी मुद्दे को लेकर चलिए, केवल आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना कीजिए। अनामिका जी, इनको बोल दीजिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे मेरे बारे में। अनामिका जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती, मैं पक्का टोकती। आपने खुद जो अपने लिए एग्जाम्पल दिया, ये उसका जवाब दे रहे हैं। फिर आपने उद्योग और जो दूसरे मुद्दे उठाए, जो दूसरे मुद्दे उठाए उस पर भी जवाब ले रही हूँ मैं उनसे। आपने अपने एग्जाम्पल दिया, ये उसी का जवाब दे रहे हैं। ये व्यक्ति मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा है, ये गलत बात है। आप लोग कैसे एक दूसरे को संबोधित करते हैं? कर रहा है तू तड़क के मंच नहीं है। आप लोग आपने अपना एग्जाम्पल दिया, वो उसका जवाब दे रहे हैं। क्या आपने अपना एग्जाम्पल दिया प्रभु, वो उसका जवाब दे रहे हैं। सर आप सुन लीजिए, अगर उसके बाद जो आपने और भी मुद्दे उठाए उसका जवाब वो नहीं देंगे तो मैं आगे थोड़ी बढ़ूंगी। जवाब लूंगी ना मैं आपके प्रश्नों का। आप सुनिए तो सही, आप बोलने तो दीजिए। अब तो मदद कर रहे हैं उनकी, बच के निकल जाएंगे, वो जवाब ही नहीं देंगे, कहेंगे डिबेट आपका खत्म हो गया। शास्त्री जी, अब बीच में अगर आप लोग बोलेंगे तो विश्लेषण ही नहीं ले पाऊंगी मैं। तो समझ ही नहीं पा रही क्या तैयारी है आप लोगों की। प्रॉपर्टी आईडी की बात करते हैं। हाँ, देखिए जो प्रॉपर्टी आईडी की बात कर रहे हैं, कहीं भी यदि टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, कोई गलती से नाम चढ़ जाता है, तो उसका मतलब नहीं है कि पॉलिसी गलत है। किसी क्लर्क से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से कुछ डाटा अलग उठ गया तो इसका मतलब वो पॉलिसी गलत है, ऐसा नहीं। वो डाटा करेक्शन करने की विशेष सिस्टम है, एक व्यवस्था है, उसके तहत सब चीजें ठीक होती हैं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है हरियाणा सरकार का कि जिसके अंदर ये ऑप्शन ना हो कि उसमें ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके तरीके अलग हो सकते हैं, उसकी प्रक्रिया अलग हो सकती है। वो डाटा सरकार के अंदर बैठे व्यक्ति से गलती हुई है या स्वयं उसके द्वारा की गई है। और जिस आप लाल डोरा की खत्म की बात कर रहे हैं, लाल डोरा खत्म करने के बाद लोगों को एक जीवन रेखा मिल गई, जिसको बैंक और कोई प्राइवेट अथॉरिटी जीरो भी मानता था, आज उसकी प्रॉपर्टी आईडी बनने से उसके ऊपर वो अपना लोन ले सकता है। उसकी कीमत बन गई, जिससे कि उसको यदि और कुछ भी नहीं है गांव में किसी गरीब के साथ बैठे, तो वो उस प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर बैंक में अपना लोन ले सकता है। और जिस परिवार पहचान की बात कर रहे हैं, ये पहला ऐसा राज्य है हरियाणा का जो परिवार पहचान के माध्यम से गरीब व्यक्ति की पहचान करके और डिपार्टमेंट्स के नाम जुम्मे कर रहा है कि आपको इन 5 लोगों की आय 2 लाख करनी है, आपको इन 2 की करनी है, आप इनको 4 की करनी है। ऐसा सिस्टम देश के किसी राज्य ने अभी तक फॉलोअप नहीं किया कि किसी अंतिम व्यक्ति की खोज की हो, सरकार ने पहचान की हो अपने सिस्टम से और उसकी इनकम बढ़ाने का काम कर रहे हो। ठीक है राजकुमार जी, इस पर आपका क्या कहना है सर? बीजेपी जो कह रही है, और एक ये भी बात, ठीक है शास्त्री जी, ठीक है, हो गया सर, वक्त कम है थोड़ा मेरे पास। राजकुमार जी, ये भी एक तरीके का प्रचलन देखा गया है भारतीय राजनीति में कि राज्य में जिसकी सरकार होती है, निकाय चुनाव में अक्सर उसको उसका बेनिफिट मिल जाता है। लोग उम्मीद भरी नजर से देखते हैं कि ये सत्ता में है, कुर्सी पर विराजमान है, तो ये काम कर देंगे। तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या वाकई बीजेपी ने काम किए हैं तो बीजेपी को उसका फल मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा? राजकुमार सिंह का विश्लेषण क्या कहता है?
अनामिका जी, एक तो पहले परिवार पहचान पत्र के बारे में टिप्पणी करूं। हाँ। मेरा ख्याल है कि अंत्योदय जो योजना है ये उससे प्रेरित मुख्यमंत्री की एक ऐसी पहल है हाँ। जिसमें समयबद्ध रूप से गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। हाँ। और ये जिम्मेदारी सरकारी तंत्र पर डाली गई। मुझे लगता है कि अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करती है तो विपक्षी दलों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। हाँ। क्यों ये स्वागत योग्य इसलिए भी है, आप देखें कि इस योजना पर नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति को आगे लाना और सारा बेड़ा जो है, सारी जिम्मेवारी सरकार वहन करेगी। ये चाहे बीजेपी सरकार की जगह जो भी सरकार होती है उसको उसका स्वागत मिलना चाहिए। हरियाणा के अलावा दूसरे राज्य इसका अनुसरण करने जा रहे हैं। हाँ। दूसरी बात आपने कही लाभ और हानि की, 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद, मोटे तौर पर माना जाता है नगर पालिका और नगर परिषद में जो क्षेत्र आते हैं वो अर्ध शहरी क्षेत्र होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि परंपरागत रूप से भाजपा को जनाधार रहा है, हालांकि वो ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचा है, वो मुख्यतः शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहा है। तो एक तो पहला संकेत यह है कि भाजपा के लिए अनुकूल स्थिति होगी। दूसरी बात आप देखें, आपने कहा बेरोजगारी हम सभी समझ रहे हैं कि बेरोजगारी की मार है, लेकिन उसकी मूल में कोरोना है जिसका अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो आम आदमी भी समझ रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है। महंगाई बड़ा मुद्दा था, लेकिन जिस तरह के हाल के कुछ दिनों में कदम उठाए हैं, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कमी का सवाल हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर या बाकी खाद्य तेलों में, अनाज में, आप देख रहे हैं 3-4 दिन से लगातार कमी आ रही रेटों में। तो कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे को सरकार ने समझा है और उसको एड्रेस करने के। कहाँ आपके बाजार में कम दामों पे मिलने लगे क्या? तो हमें भी बता दीजिए। नहीं, मैं टमाटर की बात ही नहीं की। हाँ, नहीं सर, मैं तमाम जो खाद्य पदार्थ आप आ जाना, हम बता देंगे आपको। मुझे लगा शास्त्री जी आप भिजवा देंगे, आप बुला रहे हैं सर। हमारे दूसरा सरकार ने कुछ बताइए, आप मुझे बताइए, मैं भेजवाऊंगा। चाहे वो ऑनलाइन बहुत आसानी से सब चीजें मिलती हैं, चाहे राइट टू वर्क की बात हो, एक सीमित अवधि के अंदर काम कराने की बात हो, तो इस तरह की पहल जो हुई है उनकी कोशिश और मंशा जरूर ये रही है कि आम आदमी को जो दिनचर्या में रोजाना के काम काज में जो भ्रष्टाचार से जूझना पड़ता है उससे राहत मिले, मुक्ति मिले। और उसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं, एक बात जो यहाँ पर देखिए, विपक्ष ने अपने मुद्दे गिनाए, उनका धर्म है, और अगर एक कुशल और मजबूत विपक्ष है तो उनको गिनाने भी चाहिए ताकि सरकार सही दिशा में काम करे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत पॉजिटिव वे में सरकार को भी उसे लेना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। एक बहुत मजबूत बात यहाँ शास्त्री जी ने भी कही, राजकुमार जी, कि विकास का एक सतत प्रक्रिया है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और हम वो कर रहे हैं। जहां थोड़ी बहुत कमी रह गई है, ऐसा नहीं है कि वहां फुल स्टॉप लग गया है, वहां पर भी हम काम कर रहे हैं। अगर वाकई इन कामों को जनता देख रही है तो निश्चित तौर पर इन्हें सराहेगी। बाकी सभी पार्टियों ने कुर्सी की पेटी बांध ली है और उनकी ओर से काम किया जा रहा है, तो किसे अपना सरताज बनाएगी इन निकाय चुनाव में जनता, या जनता पर ही छोड़ देते हैं। आप लोग अपनी तैयारियां कीजिए, हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। यही रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।